ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो जिसके बारे में बता रहा था, ये बराबर पूछता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये लिख लिया हमने। इसी तरह से T1 T2 का कोऑर्डिनेट अभी लिखना सीखे। T1 का लिख लेंगे A T1 T2 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट और अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट, है ना। और T1 T2 का मतलब ये AT1 स्क्वायर 2AT1 AT2 स्क्वायर 2AT2। उसी तरह से सिंबॉलिकली इन सब का लिख लेंगे T1 T2 T3 का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3 ठीक है। T1 + T2 ये आ गया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3 ये लिखेंगे तो हाफ, और ऐसे ही AT1 T2 और AT1 + T2 और 1, बिल्कुल इसी तरह से 2 कॉलम 2 रो और 1 लीजिए, है ना। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे सॉल्व करने के बाद। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब पूछा था तो रेशियो इसका पूछ दिया, है ना। तो और इंटीजर टाइप में था, इंटीजर टाइप मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इंटीजर 1 2 3 4। तो जो पढ़ा था वो घटके में मारा 2, है ना, क्योंकि रेशियो या तो हाफ हो सकता है या 2 हो सकता है। हाफ इंटीजर तो है नहीं और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका तो 2 ही होता होगा। तो पढ़ने का ये फायदा होता है। वहां पर जो पढ़ के गया था, जो कंसेंट्रेशन सुना इसको 2 सीधा छाप के आ गया, बाकी लोग निकालते रहा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेगा और तब देखेगा कि बराबर है कि नहीं है और किस तरह से रिलेशन है। तो ये अब आप यूज कर सकते हैं, 2-4 दिन की बात है ना। तो 3 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल बनाए और उन तीनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाए। आपसे पूछेगा टेंजेंट ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाओ, तो आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसका आधा करेंगे तो टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनता होगा उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और एरिया निकालने के लिए 3 डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को भी देखेंगे तो ये अच्छा सा आ जाएगा सब कॉमन वन लेने के बाद। ये सब जो है इसको सॉल्व करेंगे, इस एरिया के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a, सेकंड कॉलम से कॉमन ले लीजिए, a फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर रह जाएगा, और मॉड ऑफ T1 - T2 T2 - T3 और T3 - T1, मतलब पैरामीटर का डिफरेंस निकाल करके a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, पैरामीटर का डिफरेंस ले लीजिए, दो का डिफरेंस तो 3 ही होगा ऐसा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ट्रायंगल PQR का एरिया आ जाएगा, आधा कर देंगे टेंजेंट ट्रायंगल का एरिया। हो गया, तो ये कहानी है इसकी। क्या है, ऊपर तब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। हो गया, अब देखिए अब जरा देखिए, ये है आपका पैराबोला था, इसके किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है अपना x = -, ये पॉइंट है अपना AT² 2AT, ठीक है।
ये इसका फोकस है। इससे जरा कुछ काम कर लेते हैं, है ना, बहुत सारा काम होगा यहाँ से। इसको मैं ज्वाइन कर, है ना, ये आपका टेंजेंट का डायरेक्ट्रिक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसको मैं जेड कर, ठीक है। तो एंगल पी एस जेड, एंगल पी एस जेड जो होता है ये 90 डिग्री, 580, एंगल पी एस जेड इज 90, मतलब टेंजेंट का डायरेक्ट्रिक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर। अब क्यों होती है, तो इसके पीछे राज क्या मैं बताता हूँ। इसके रास्ते में बहुत सारी बात सीख लेंगे, जैसे पी एस इक्वल टू, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, से इसको m कह देता हूं, तो पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू पी एम। ये होगा पी एस और पी एम, ये बराबर पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होता है इनके सब पैराबोला। दूसरी बात कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ, से ये t ले लें, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो t का कोऑर्डिनेट निकालते तो y को 0 करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। इसका मतलब ये एस टी भी a प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर है, a प्लस ए टी स्क्वायर। पी एस इक्वल टू पी एम इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वायर तो होता ही था, अब ये एस टी भी उसी के बराबर हो गया। इसका मतलब पी एस पी एम और एस टी ये तीनों इक्वल। आप कह सकते हैं कि पी एस इक्वल टू एस टी है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, आ जाएगा कि पी एस और एस टी इक्वल हो गया, क्योंकि एस टी भी आपका ए प्लस ए टी स्क्वायर है, फोकस एस है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0, ठीक है। तो ए कॉमा 0 आ गया, तो इसका मतलब कि ये वर्टेक्स से ओरिजिन से इसका एस का डिस्टेंस ए है, और ओरिजिन के पीछे टी ए टी स्क्वायर यूनिट पर है, तभी कोऑर्डिनेट माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो एस टी आ जाएगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर जो पी एस के बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल, अब ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये एंगल भी इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, मतलब ये तीनों एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल तीनों आपस में इक्वल हो गया। पी एस इक्वल टू एस टी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए दोनों इक्वल, और अल्टरनेट एंगल से थर्ड एंगल इक्वल, तो इसलिए तीनों इक्वल हो गया। अब आइए अब काम करते हैं। ट्रायंगल पी एस जेड और ट्रायंगल पी एम जेड में देखिए, पी एस इक्वल टू एस एम, ये तो है ही, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस से इक्वल होता है। पी जेड इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, एंगल एस पी जेड इज इक्वल टू एंगल एम पी जेड। तो वो ट्रायंगल पी एस जेड होगा ना, क्या, सर इन ट्रायंगल पी एस टी की जगह पी एस जेड। हाँ पी एस जेड है, पी एस जेड, पी एस जेड, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस से, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसीलिए ये एंगल पी एम जेड, एंगल पी एम जेड और एंगल पी एस जेड इक्वल हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल, तो देयरफॉर एंगल पी एस जेड इज इक्वल टू एंगल पी एम जेड, और पी एम जेड तो 90 डिग्री था ही, ये भी 90 हो गया, है ना। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर हो गया। ये भी एक प्रॉपर्टीज में आता है, जो मालूम है तो लिखेगा, नहीं तो फिर घूमता रहता है, तो पेपर की लंबाई बढ़ जाती है ना। चलिए अब एक और का,
इसी फोकल कॉर्ड से रिलेटेड। ये फोकल कॉर्ड है अपना, फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ है ना। फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो कहा था दे मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। ये तो नहीं हुआ है ना, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री देखने से नहीं लग रहा है। ठीक है, फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दे मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। रीजन क्या है, तो ये फोकल कॉर्ड है आपका, इसका पैरामीटर T1, इसका पैरामीटर T2 ले लें तो T1 T2 विल बी -1। क्या गया, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है AT1 T2 और AT1 + T2। ठीक है, अब देखिए T1 T2 -1 है तो x कोऑर्डिनेट इसका -a आ गया, T1 + T2, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता भी है x = -a, y चाहे जो भी रखना हो रख लो। तो इसीलिए टेंजेंट्स drawn at ends of focal chord will meet in directrix। ये इतना तक आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट -a है तो इसीलिए वो x = -a पर जरूर लाई करेगा। दूसरी बात कि टेंजेंट का जो स्लोप निकालते हैं, जैसे इसका स्लोप निकालें तो 1/T1, दूसरे एंड का टेंजेंट है उसका स्लोप निकालें 1/T2। ठीक है, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, 1/T1 और इंटू 1/T2 इज -1, है ना। तो ये कंप्लीट जानकारी है कि टेंजेंट्स drawn at ends of focal chord will always meet in directrix at right angle। ठीक है, कि टेंजेंट्स drawn at ends of focal chord will always meet in directrix at right angle। तो जैसे ही आपको कहीं पर भी इस तरह का सवाल है, छुपा करके पूछ लेता है, जानने नहीं देगा कि आपको फोकल कॉर्ड ही दे रहा हूं। जैसे कहेगा आपको कि फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn at points of intersection of line x minus y equal to 2 and parabola y square equal to 8x। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn at points of intersection of line this and parabola। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, तो देखिए इसका फोकस है आपका 2,0 और 2,0 इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये लाइन फोकल कॉर्ड है, ऐसी लाइन है, यही है x minus y equal to 2 फोकल कॉर्ड, ये आपका 2,0 है। ठीक है, तो फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दे विल ऑलवेज मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। समझ गए, इसके बीच में एंगल, टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और यहीं से कहते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट इन केस ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of mutually perpendicular tangents is डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स और बाकी में डायरेक्टर सर्कल, सिमिलर नाम है। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्ट्रिक्स इन केस ऑफ पैराबोला। ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट जब कभी मिलेगा जाकर के डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगा। उल्टा डायरेक्ट्रिक्स का कोई पॉइंट ले लें और वहां से पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट्स विल बी ऑलवेज एट राइट एंगल
and their line joining their points of contact with the curve will form focal chord. क्योंकि फोकल कॉर्ड के ही एंड पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दे मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। समझिए, वो कहीं और जाकर के नहीं मिलेगा। जैसे उल्टा आप सोचिए, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है जो डायरेक्ट्रिक्स पर आया, तो अब डायरेक्ट्रिक्स का कोई पॉइंट लेते हैं, क्योंकि टी तो कुछ भी हो सकता है, T1 T2 का खुली छूट है, T1 T2 जो लेना है ले लो, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ माइनस से ले लो, है ना। तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हो विथ पैराबोला, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा फोकल कॉर्ड, वो हमेशा फोकस से पास। ठीक है, तो उल्टा इससे क्या पूछ सकता है कि डिफरेंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग पॉइंट ऑन सम लाइन, और संयोग से वो लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स है। देन देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस PQ को कहेंगे T के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देन देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट is concurrent, है ना, their chord of contacts are concurrent at a point coordinates of that point। इसका मतलब कह रहा फोकस बताओ, और वो लाइन चूंकि डायरेक्ट्रिक्स थी, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होगा उसको ज्वाइन करने वाली लाइन फोकल कॉर्ड होगी, है ना। हर पेयर ऑफ टेंजेंट से जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जनरेट होगा वो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास होगा ही होगा। So all such lines will be, all such chords of contact will be concurrent, and their point of concurrency will be focus of the parent। ठीक है, ये हो गया आपका। अब थोड़ा नॉर्मल के लिए कुछ बात कर लेते हैं, है ना। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। है ना, इतनी बात भी दिमाग में रहेगी तो मेन में तो ऐसे ही निकल जाता है ये सब। देखिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे नॉर्मल कहेंगे। ये P आपका है 80 स्क्वायर कॉमा 2a। अभी हमने देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वाज 1/t। अब अपने काम की चीज है नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको मैं m कह दूं तो ये -t हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के पैरामीटर और नॉर्मल के स्लोप में ये रिश्ता ना है ना, नॉर्मल के स्लोप और पॉइंट के पैरामीटर में रिश्ता आता है स्टैंडर्ड पैराबोला, m इज -t एंड t इज -l। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्लोप के टर्म में लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं am स्क्वायर कॉमा -2am। ये हो गया अपने पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखा आ सकता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m, ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं y माइनस ऑफ -2am, y प्लस 2am इक्वल टू स्लोप m और टाइम्स x माइनस am स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा सकता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस ऑफ am। ये m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन होता है पैराबोला के केस में। अब जरा देखिए, इसका मतलब किसी पॉइंट से इसको पास करवाएं नॉर्मल को, तो m में क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। और उस क्यूबिक इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे इसको किसी पॉइंट से h, k से मैं पास करवा, इफ h, k lies on the normal, तो आप लिख सकते हैं देन k इक्वल टू mh माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am क्यूब, क्या आ जाएगा am क्यूब प्लस ऑफ 2a माइनस h और m एंड प्लस k इक्वल टू 0। ये आ गया m में क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन होगा, m1, m2 और m3। इसका मतलब क्या है
कि h, k से कोई एक नॉर्मल नहीं पास होगा, 3 नॉर्मल पास हो सकता है। ठीक है, 3 नॉर्मल उस h, k से पास हो सकता है। समझ गए? तो जिस पॉइंट पर ये तीनों नॉर्मल ड्रॉ हुआ होगा जो h, k से पास होता है, उन तीनों पॉइंट्स को कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। समझ गए? को नॉर्मल पॉइंट्स कैसा पॉइंट है कि को नॉर्मल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल ड्रॉन विल बी कनकरेंट, नॉर्मल ड्रॉन विल बी कनकरेंट। तो ये m1 m2 m3 स्लोप वाला नॉर्मल h, k से ही पास होता है, तो कनकरेंट है ऑब्वियसली, एक ही पॉइंट h, k है जिससे पास होता है तीनों नॉर्मल। तो इसीलिए वो तीनों पॉइंट जहां पर m1 m2 m3 स्लोप वाला नॉर्मल ड्रॉ हुआ होगा उसे कहेंगे को नॉर्मल पॉइंट। जैसे देखिए इसमें नहीं, अलग से मैं सर टेंजेंट का स्लोप कैसे बताया था आपने 1/t? तो पहले ही बता दिया था, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर था, डी वाई बाई डी एक्स 1/t आया था, याद आया? ठीक है सर। के इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया था तो डी वाई बाई डी एक्स पहले ही आया था 1/t, नहीं आया था? हाँ ठीक है, समझ गए। समझ गया? डी वाई बाई डी एक्स ही तो टेंजेंट का स्लोप होता है, नहीं होता है? डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। दिख गया? जी सर। चलिए अब देखिए, अब ये आपका ऐसे करके ये स्थिति होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जहां का नॉर्मल ये कनकरेंट, यही पॉइंट मैंने h, k का, ये p, q और ये r है ना? तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m3 है। आप p, q, r का कोऑर्डिनेट तो लिख ही सकते हैं स्लोप के टर्म, am1 स्क्वायर कॉमा -2am1, क्योंकि पॉइंट के पैरामीटर और स्लोप में ये रिलेशन होता है, am2 स्क्वायर कॉमा -2am2, और ऐसे ही m3 से आ जाएगा थर्ड पॉइंट r का कोऑर्डिनेट। तो इन 3 पॉइंट p, q, r को कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, आर को नॉर्मल पॉइंट्स। और कहीं पर भी को नॉर्मल पॉइंट का मतलब यही होता हो, समझिए? जहां भी को नॉर्मल पॉइंट का है इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां का नॉर्मल कनकरेंट हो उसको कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, पी, क्यू, आर को नॉर्मल। इन को नॉर्मल पॉइंट्स की खास बात क्या होती है कि इसके ऑर्डिनेट का सम 0 होता है। जैसे m1 m2 m3 इसी को सॉल्व करके आएगा, इसमें रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन लिखें, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, m स्क्वायर है ही नहीं, सम ऑफ रूट होता है माइनस b बाई a, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं -2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो -2am1 -2am2 और -2am3 इज 0। और ये तीनों पी, क्यू, आर का y कोऑर्डिनेट है, देख के बताइए, है ना? तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम पक्का 0 होता है, बाकी चाहे जो भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट का सम गारंटीड 0। ठीक है, समझ गए सब लोग? आप जरा देखिए, जैसे इसको पूछ कैसे लेगा, आपसे क्या आएगा, normals are drawn at say 1/2, 2 and 2, 4 on y square equal to 8x
to meet at say P. समझ गया? तो कहता है कि फाइंड थर्ड पॉइंट ए बी, इसका नाम दे दीजिए. फाइंड थर्ड पॉइंट सी on same parabola whose normal या normal at which also passes through P. इसका मतलब ये ए बी सी क्या है? को नॉर्मल पॉइंट्स है. बस आपको ये दिन याद रखना है. और को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम क्या होता है? 0. ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट. तो इसका मतलब सी पॉइंट ले लें, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एज्यूम कर लें. तो आप कह सकते हैं कि y1 + 4 + 2 मस्ट बी 0. इसका मतलब y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -6. अब y1 की वैल्यू -6 है, तो x1 की वैल्यू आ ही जाएगी. y1² is 8x1. ठीक है. तो x1 की वैल्यू आ गई 36 और अपॉन 8. तो C आपका आ गया 9/2 और -6. एक लाइन का काम है. कब? जब ये आपको आता हो तब. ठीक है. तो 4 नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम हमेशा 0. ठीक है. 4 नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम गारंटीड. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट जो आपका है, जैसे यही नॉर्मल बाय द वे 0 इस एक्स एक्सिस के पॉइंट से पास हो जाए, मतलब एक्सिस के पॉइंट से पास हो जाए. ये नॉर्मल एक्सिस के पॉइंट से पास हो जाए. ये आपका है ठीक है, पैराबोला का ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल h, 0 से पास हो जाए, तब देखिए क्या होता है. m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, y = mx - 2am - am³. ये m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन हो गया. इफ इट पासेस थ्रू h, 0, h, 0 lies on it. ठीक है. इफ h, 0 lies on it, तो सेटिस्फाई करेगा इसको. then 0 = mh minus of 2am minus of am³. हो गया. इसको आप लिख सकते हैं am³ प्लस ऑफ 2a minus h और into m, दिस इक्वल टू 0. अब जरा देखिए, m = 0 और am² प्लस ऑफ 2a minus h इक्वल टू 0. अब यहां से जो अच्छी बात निकल के आएगी, जो कि पूछ लिया करता है, तो एक स्लोप की तो गारंटी है ना. h, 0 से ऐसे पॉइंट से एक नॉर्मल की पूरी गारंटी है. वो नॉर्मल कौन सा है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद, जो कि वर्टेक्स पर नॉर्मल है. एक्सिस भी वर्टेक्स पर नॉर्मल है. तो एक नॉर्मल की पूरी गारंटी है. ऐसे पॉइंट h, 0 से एक नॉर्मल एक्सिस खुद पास होता है. एक्सिस खुद है जो पास होगा. और बाकी दोनों नॉर्मल के लिए जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो यहां से h - 2a और अपॉन a. इसका मतलब m की वैल्यू आ गई ±√h - 2a और अपॉन. ठीक है. ये रियल तब होगा, which will be real if h is more than 2a, है ना. इक्वल टू 2a लेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए उसको मैं हटा दे रहा हूं. h is more than 2a. फॉर अदर टू नॉर्मल्स टू पास थ्रू h, 0,
h must be more than 2. समझ गए? तो वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसके डबल डिस्टेंस के आगे कोई पॉइंट लेंगे तो वहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ होगा। एक नॉर्मल है जिसका स्लोप 0 है और बाकी दोनों नॉर्मल का स्लोप यही है, प्लस माइनस रूट ऑफ h माइनस 2a अपॉन a। ये कब होगा? जब h की वैल्यू, और ये एग्जिस्टेंस में कब आएगा? जब h इज मोर देन 2a। मतलब वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसी साइड में उसके डबल डिस्टेंस के आगे, डबल डिस्टेंस तक कोई पॉइंट लेंगे तो सिर्फ एक ही नॉर्मल पास होगा और दैट नॉर्मल इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इटसेल्फ। वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसके डबल डिस्टेंस तक उसी साइड, वहां तक, मतलब वो पॉइंट और उसके पीछे कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पैराबोला का एक ही नॉर्मल पास होगा और वो इकलौता नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद है। लेकिन जैसे ही उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे जो डबल डिस्टेंस पर था वर्टेक्स से, तो 3 नॉर्मल पास होना शुरू हो जाएगा जिसमें एक नॉर्मल एक्सिस खुद है एंड रिमेनिंग 2 नॉर्मल्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। बाकी जो दोनों नॉर्मल होगा वो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, इक्वल एंगल बनाता होगा। ठीक है, क्योंकि एक का स्लोप मान लीजिए 2 है तो दूसरे का -2 है, तो एक नॉर्मल आपका ये है तो दूसरा नॉर्मल ये है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये इस तरह का है। ठीक है, अब इसी में पूछ सकता है कि बताओ ये कहाँ से कौन सा पॉइंट है जहां से नॉर्मल पास हो तो बाकी दोनों नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो फॉर अदर 2 नॉर्मल्स, ये सब फिक्स्ड पॉइंट है, फॉर अदर 2 नॉर्मल्स टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रूट h माइनस 2a और अपॉन a और इनटू माइनस ऑफ रूट ऑफ h माइनस 2a अपॉन a मस्ट बी -1। इसका मतलब h माइनस 2a और अपॉन a इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 3, सॉरी 1 हो गया। तो h इक्वल टू आ गया 3। इसका मतलब वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसके तिगुने डिस्टेंस पर जाकर के वो पॉइंट हो जहां से नॉर्मल को पास होना हो, तो एक नॉर्मल तो खुद एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और बाकी दोनों नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होगी। मतलब ईच ऑफ देम विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक का स्लोप 1 है तो दूसरे का स्लोप -। समझ गए? तो ये हो गया नॉर्मल की कुछ नॉर्मल बातें। अब जरा देखिए, अब इसमें जो पैरामीटर में एक रिलेशन पूछ लिया करता है, 2 रिलेशन है, वो दोनों भी बता देता हूं। ठीक है, जैसे पैराबोला के किसी पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया एंड दैट नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन एट सम पॉइंट। इस पॉइंट का पैरामीटर 81 स्क्वायर 281 और इसका मैं T2 ले लेता हूं। तो इन T1 और T2 में भी एक खास रिश्ता नाता होता है। जैसे स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ लिखें, क्या आएगा? 281 माइनस ऑफ 282 डिवाइडेड बाई A_T1 स्क्वायर माइनस ऑफ A_T2 स्क्वायर, है ना। काट पीट करेंगे तो 2/T1 प्लस T2 ये आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट P ये लिखें तो -T1 माइनस T1। अब ये दोनों इक्वल है तो 2/T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -T1। इसका मतलब T1 प्लस T2 इज -2/T1, है ना। तो देयरफॉर T2 इज -T1 -2/T1।
आ गया। तो T2 इज माइनस T1 माइनस 1 अपॉन T1। ये पॉइंट के पैरामीटर में रिलेशन होगा। एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें और वो किसी दूसरे पॉइंट पर आकर के मिला, तो इन दोनों पॉइंट के पैरामीटर में ये इस तरह का रिलेशन होगा। एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो उसके y कोऑर्डिनेट से T1 निकाल लीजिए, और वो कहाँ जाकर पैराबोला पर मिलेगा वो निकालना है, तो इस रिलेशन से निकाल लीजिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा एक और इसी से रिलेटेड है कि दो डिफरेंट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना, दो डिफरेंट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, और उस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला पर ही, ये अनोखा पॉइंट है। यहाँ का नॉर्मल जहां पर पैराबोला से मिला, एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ का नॉर्मल भी वहीं पर आकर के मिल गया, ये ऐसा निकला। ये इस तरह का दो पॉइंट निकला, P और Q। P का कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर 281, Q का 82 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक। और ये जहां पर मिला पैराबोला पर, उसका पैरामीटर T3 ले लेता हूँ, जिसका मतलब T3 को T1 और T2 दोनों के टर्म में लिखा आ सकता है, अभी जो हमने सीखा उससे। तो T3 को आप लिख सकते हैं माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1, और सेम T3 को आप लिख सकते हैं माइनस T2 और माइनस 2 अपॉन T2, क्योंकि एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया और दूसरे जिस किसी भी पॉइंट पर जाकर को मिलता है, तो दूसरे पॉइंट का पैरामीटर पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे ही लिखा आता है। अब ये दोनों T3 की वैल्यू है, इक्वेट कर सकते हैं, तो T1 प्लस 2 अपॉन T1 इक्वल टू T2 प्लस 2 अपॉन T2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो T1 T2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। T1 T2 की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो देखिए अब कितना पैरामीट्रिक रिलेशन हो गया। तीसरा ये आ गया T1 T2 इक्वल टू 2। एक था फोकल कोऑर्डिनेट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1, अभी दूसरा जो नॉर्मल में देखा T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1, और तीसरा नॉर्मल का है T1 T2 इक्वल टू 2, है ना। तो सवाल कई होगा, ऑप्शन में ये सब होता है। एक और जो पैरामीट्रिक रिलेशन है, कि पैराबोला का वो कॉर्ड जो वर्टेक्स पर राइट एंगल बनाता, वर्टेक्स ओरिजिन, इसके पैरामीटर में भी कुछ खास रिश्ता नाता होता है, जैसे AT1 स्क्वायर 281, AT2 स्क्वायर 282, और ये ओरिजिन, ठीक है। तो से OP और OQ मैं नाम दे दूं, तो स्लोप ऑफ OP लिखते हैं, स्लोप ऑफ OP इज 281 और अपॉन 81 स्क्वायर, क्या गया 2 अपॉन T1। स्लोप ऑफ OQ कितना आ गया 2 अपॉन T2, T1 गया T2 आ जाएगा। अब चूंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो M1 M2 इक्वल टू -1, यहाँ से T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, T1 T2 की